वेलकम। द टॉपिक नाउ वी आर टॉकिंग इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वैसे तो आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पैथो में भी पढ़ा होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रोटीन यूरिया, बहुत प्रोटीन यूरिया होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, मोर देन 3.5 ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन, इफ इट इज कमिंग मोर देन दैट इन द यूरिन इन 24 आवर्स, इट इज नेफ्रोटिक रेंज ऑफ प्रोटीन यूरिया। एंड इफ इट इज, अगर एल्बुमिन के परस्पेक्टिव में बात करें, इफ इट इज मोर देन 2.2 ग्राम ऑफ द एल्बुमिन is coming over a period of 24 hours, that is nephrotic range of albumin urea. So nephrotic syndrome में basically there is going to be the protein urea that is going to happen. अब प्रोटीन यूरिया होगा कैसे, तो उसको समझने के लिए हमें ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए किडनी के अंदर क्या हो रहा है कि द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम वन साइड। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हियर, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, इट इज गोइंग इन द लूप ऑफ द कैपिलरीज, ये बहुत सारे लूप है, and it is going to be filtered in via these various loop of the capillaries, and the blood will go out. When the blood goes out, this is called as efferent arteriole. तो ब्लड जो आता है दैट इज एफरेंट, और बाहर निकल रहा है इफरेंट, और बीच में बहुत सारे लूप है, राइट। और उसके ऊपर क्या है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स लगी हुई है, जिससे ये ब्लड फिल्टर हो रहा है और जो भी खराब चीज़ है उसको बाहर निकालने का काम हो रहा है। अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें ये समझना है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें कितनी लेयर्स होती है और उनके क्या क्या नाम है, ये हमें समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हियर, इधर से ब्लड आ रहा है, जहां से ब्लड आता है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है एंड इट इज गोइंग फॉरवर्ड एंड इट इज मेकिंग दिस कैपिलरी टफ्ट। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कैपिलरी का लूप होता है, बहुत सारे कैपिलरीज है। आप इस वाले डायग्राम देखेंगे तो बहुत सारे कैपिलरीज के आपको लूप दिखेंगे, बट समझने के लिए एक ही बनाया है, टू मेक द डायग्राम सिंपल। अब यहाँ से ब्लड जो है फिल्टर होगा एंड देन इट इज गोइंग टू गो आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। तो दो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए, जहाँ से ब्लड आता है एफरेंट और घूम के यहाँ पे फिल्टर होगा फिर बाहर निकलेगा, दैट इज इफरेंट। ये अब ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है ना, ये जो कैपिलरी का ये कैपिलरी जो बना है ये अंदर जाके जहाँ पे ये ऐसा घूम रहा है पूरा, ऐसे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, दिस इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज। इसको किसी चीज में सेट करना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा, एक बास्केट के अंदर रखना पड़ेगा, और उसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है पूरा बाउमन कैप्सूल है। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो दिस इज द बाउमन कैप्सूल, ये पूरा बाउमन कैप्सूल है। उसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज की लूप है, बहुत सारे कैपिलरीज की लूप है। तो हमारे को ये बाउमन कैप्सूल समझते हैं। बाउमन कैप्सूल जो होता है ये इट इज मेड अप ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ है। यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ना, दिस ब्लैक कलर थिंग, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक डबल लेयर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन का लूप बन रहा है, दिस इज द डबल लेयर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन चल रहा है ऐसे घूम के और वापस से ये अंदर आ रहा है, राइट। तो ये पूरा जो ब्लैक कलर में आपको जो भी दिख रहा है ना, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड इसकी वजह से जो एक पूरा ये कैप्सूल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बाउमन कैप्सूल। तो बाउमन कैप्सूल कौन बना रहा है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से घूम के और एक पूरा टफ्ट बना रहा है जिसके अंदर ये कैपिलरीज पड़े रहते हैं। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर देयर आर टू लेयर्स ऑफ सेल्स आर देयर, दो सेल के लेयर होते हैं। एक जो बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेराइटल एपिथेलियम, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में बना हुआ है, जो बाहर की तरफ है। जो अंदर की तरफ है, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में बना हुआ है, दैट इज द विसरल एपिथेलियम, विसरल एपिथेलियम। एंड दीज आर विसरल एपिथेलियम्स आर मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स, दे आर मेड अप ऑफ पोडोसाइट। अगर अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, आप देखो कि यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है एंड यहाँ पे ग्लोमेरुलस में यहाँ पे ये जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है वो यहाँ पे आता है। तो कितनी लेयर से ब्लड फिल्टर होके आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं हम। दीज आर द वेरियस लेयर्स फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग फिल्टर्ड, दीज आर द वेरियस लेयर्स। एक बार देखिए आप, एक तो सबसे अंदर जो है ना ये वाली, दिस इज द एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल, जो कैपिलरी की सबसे अंदर वाली सेल लाइनिंग हो गई, ये तो एंडोथीलियल सेल हो गया। एंडोथीलियल सेल के बाद में आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर का आ रहा था, फिर उसके बाद में आएगी देयर इज गोइंग टू बी द पोडोसाइट्स, द विसरल एपिथेलियम, एंड द दैट इज गोइंग टू बी फिल्टर्ड, the blood is going to be filtered by this. So if I just remove this color, highlighted color, so that you can understand it more better, because color इसमें अच्छा दिखेगा अगर मैं वो highlighted एरिया निकाल देता हूँ। आप देखो जैसे ब्लड यहाँ से आया, सबसे पहले फिल्टर होगा ये एंडोथीलियल सेल से,
फिर ये ब्लैक कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रही है, और फिर ये ब्लू कलर के जो सेल्स हैं, दीज आर द विसल एपिथेलियम। तो इन 3 चीजों से ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट बनाता है, जिसको आगे चल के यूरिन बनाया जाएगा। सो दिस इज हाउ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज हैपनिंग। तो अब हमारे को देर आर एटलीस्ट 5 नेम्स हैज टू बी क्लियर सो फार। जहां से ब्लड आता है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ये कैपिलरीज के लूप बनते हैं, और जहां से ब्लड बाहर निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल। ये एक हो गया। देन दिस ब्लैक कलर थिंग इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पूरा पूरा बॉमन कैप्सूल बना रहा है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में इस बॉमन्स कैप्सूल में 2 एपिथेलियम होती है। जो बाहर की तरफ है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में, दिस इज पेराइटल, और जो अंदर की तरफ है ब्लू कलर की, दैट इज विसरल। ये विसरल एपिथेलियम जो होती है, दीज आर द पोडोसाइट्स, दीज आर द पोडोसाइट्स। So now we are clear with 4 terms: efferent arteriole, efferent arteriole, the basement membrane, the parietal epithelium and the visceral epithelium. जो कैपिलरी के अंदर का जो ये सेल लाइनिंग है, जो ब्लड वेसल के बेसिकली अंदर का जो सेल लाइनिंग होता है, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। तो हियर इज द एंडोथेलियल सेल्स। तो ये जो टर्म है ना, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंडोथेलियल सेल्स, विसरल एपिथेलियम, पैराइटल एपिथेलियम। एंडोथेलियल सेल्स तो हो गए ब्लड वेसल के, फिर आ गया ये विसरल एपिथेलियम, दैट इज द पोरोसाइट्स, एंड देन इज द पैराइटल एपिथेलियम। डन। अब ये जो कैपिलरीज के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, बीच की जो जगह होती है, बेसिकली ये वाली जो येलो कलर में है, ये कैपिलरी के बीच का जो स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं मिजेंजियम। मिजेंजियम। तो अब हमारे को इस पूरे डायग्राम में जितने नाम लिखे हुए हैं, ये सारे क्लियर हो गए। एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, देन वी आर हैविंग दीज एंडोथेलियल सेल्स, द बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन द विसरल एपिथेलियम, दैट इज पोडोसाइट, एंड ये अंदर ये हो गया पैराइटल एपिथेलियम, राइट? दीज आर द वेरियस लेयर्स। Once we are clear with that, now let's understand the nephrotic syndrome. अब nephrotic syndrome में होगा क्या? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस थोड़ा सा खराब हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि प्रोटीन लूज होने लग जाता है। नॉर्मली तो प्रोटीन यूरिन में नहीं आता, बट ग्लोमेरुलस अगर खराब हो जाता है कुछ स्पेसिफिक तरीके से, तो बहुत सारा प्रोटीन जो है वो यूरिन में आने लग जाता है। अगर मोर देन 3.5 ग्राम, मोर देन 3.5 ग्राम प्रोटीन इज कमिंग इन द यूरिन, more than 3.5 gram in a day is coming in the protein, that is the nephrotic range of proteinuria. इसके अंदर जो प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट होता है, द मेन टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कमिंग इज एल्बुमिन। एल्बुमिन यूरिया होता है। कितना एल्बुमिन आता है? आउट ऑफ 3.5 ग्राम इट इज 2.2 ग्राम पर डे। तो अगर 2.2 ग्राम से ज़्यादा पर डे एल्बुमिन इज कमिंग इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब अगर इतना एल्बुमिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाएगा। हाइपो एल्बुमिनेमिया होने से पेशेंट को इडेमा हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी स्वेलिंग, इडेमा आ जाएगी बॉडी में। अब ऐसा नहीं है कि खाली एल्बुमिन ही निकल रहा है, आप देखो बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन निकलते रहते हैं। एल्बुमिन उसमें से मेजर कंपोनेंट है। और कौन कौन से प्रोटीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बाहर निकल जाते हैं बॉडी से? और निकलता है प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन। अब प्रोटीन सी और एंटीथ्रोम्बिन जो होते हैं, ये तो एंटीकोगुलेंट है, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाने वाले प्रोटीन है। अगर ये सारे प्रोटीन बाहर निकल जाएंगे तो ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सो बिकॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन 3 का लॉस हो जाता है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में ब्लड क्लॉट बनने के चांस होते हैं। देन देयर इज लॉस ऑफ आईजीजी ऑल्सो। आईजीजी एंटीबॉडी बाहर निकल जाती है, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन। अगर आईजीजी एंटीबॉडी बाहर निकलेगी, देयर इज अ चांस ऑफ कैप्सुलेटेड इन्फेक्शंस, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ती, पर्टिकुलरली कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस, इनके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अब इतना सारा जब प्रोटीन लॉस होता है, ये बात लीवर को पता लगती है, तो लीवर कंपनसेटरी ज़्यादा काम करने लग जाता है कि प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाना है। बहुत सारा प्रोटीन जो है किडनी से बाहर जा रहा है, तो लीवर उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत प्रोटीन बनाता है, मतलब बहुत काम करता है। सो देर इज अ कंपनसेटरी इंक्रीज इन द फंक्शनिंग ऑफ द लीवर। लीवर ज़्यादा काम करता है। जब लीवर बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो जनरली क्या है, ज़्यादा लिपिड बना देता है। उसकी वजह से इस पेशेंट में हाइपर लिपिडीमिया होने लग जाता है। देन देर इज इंक्रीज इन द फाइब्रिनोजन। लीवर जो है ज़्यादा फिब्रिन बनाने लग जाता है, फिब्रिनोजन बनाने लग जाता है। और फिब्रिन तो क्या है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। सो इफ देर इज मोर फिब्रिनोजन, देर इज मोर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, इंक्रीज थ्रोम्बोसिस।
So these are the various manifestations that will be there in a patient of nephrotic syndrome. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप ये समझिए देर इज प्रोटीन यूरिया इज हैपनिंग. अब कौन कौन सा प्रोटीन बाहर निकलेगा? इट कैन बी एल्बुमिन, इट कैन बी प्रोटीन सी, इट कैन बी एंटीथ्रोम्बिन, इट कैन बी आईजीजी. तो अगर एल्बुमिन बाहर निकलेगा तो इडेमा हो जाएगा. प्रोटीन सी और एंटीथ्रोम्बिन 3 अगर यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएंगे तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा. देन अगर आईजीजी बाहर चला जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे. और ये सब जब हो रहा होता है तो इसको कंपनसेट करने के लिए लीवर ज़्यादा काम करता है. लीवर जब ज़्यादा काम करता है तो लिपिड ज़्यादा बना देता है जिससे हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है. फिब्रिनोजन ज़्यादा बना देता है जिससे वापस थ्रोम्बोसिस हो सकता है. सो दिस इज हाउ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज गोइंग टू प्रेजेंट. अब पॉइंट ये कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा क्यों? क्यों प्रोटीन का इतना लॉस होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द etiology, when it comes to the etiology, there are some renal causes and there are some systemic causes where we can have the nephrotic syndrome, such as the most common cause of the nephrotic syndrome in the pediatric age group, it is minimal change disease. Most common cause in the adult, it is focal segmental glomerulosclerosis. Then it can be membranous nephropathy. These are some of the important renal causes. Minimal change disease, focal segmental glomerulosclerosis, which we write as FSGS. Minimal change disease is MCD. And membranous nephropathy. Systemic causes में diabetes. And in fact, diabetes is overall the most common cause of nephrotic syndrome. Overall the most common cause. अगर आपसे रीनल कोज पूछेंगे तो फिर अपने को देखना है पीडियाट्रिक या एडल्ट की बात कर रहा है. लेकिन अगर पूछे ओवरऑल व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज. देन इट कैन बी अमाइलोडोसिस. राइट. नाउ अब हमारे को क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द मिनिमल चेंज डिजीज, focal segment glomerulosclerosis and membranous nephropathy. We are going to discuss these three diseases under the heading of nephrotic syndrome. How these diseases are going to lead to nephrotic syndrome, what is the pathogenesis of each of them. Starting with the first one, that is minimal change disease, which is also called as lipoid nephrosis. Lipoid nephrosis इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए this is the problem of the nephron और दिस इज अ काइंड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने आपको बोला था कि लीवर जो है ज़्यादा लिपिड बनाने लग जाता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है. सो हियर यू कैन सी बिकॉज इट्स अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम there is a problem in the nephron and there is increase in the lipid production. So it is called as lipoid nephrosis. Lipoid nephrosis. Now let's understand how it is going to occur. When it comes to minimal change disease, when we try to identify the etiology, most of the time we are unable to find any cause. मतलब कि हमें कोई cause ही नहीं मिलता है. It is going to be idiopathic. अब जब ये idiopathic होता है ना, sometimes this idiopathic is because of a defective protein. Defective protein की वजह से होता है. That is defective protein is the nephrin. डिफेक्टिव प्रोटीन नेफ्रिन की वजह से हो जाता है. और अगर डिफेक्टिव प्रोटीन नेफ्रिन की वजह से मिनिमल चेंज डिजीज होता है, दिस इज कॉल्ड एज फिनिश टाइप ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज. फिनिश टाइप. बट देर आर समटाइम्स व्हेन द मिनिमल चेंज डिजीज इज अकरिंग, वी नो द ईटियोलॉजी. अगर आपको कॉज पता है देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, कि भाई इसकी वजह से हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी. अगर नहीं कॉज पता तो प्राइमरी बोल दिया. सेकेंडरी जैसे कि कुछ ड्रग्स करा सकती है. कौन से ड्रग्स करा सकते हैं? जैसे कि लिथियम, NSAIDs, they can lead to this. Or the minimal change disease can occur because of some disease such as SLE, HIV, Hodgkin lymphoma. ये भी minimal change disease करा सकते हैं. Now let's understand the pathogenesis, how it is going to work. What is happening is basically there is a pathology in the food process of the podocytes. इस डिजीज के अंदर पोडोसाइट के जो फूड प्रोसेस होते हैं खराब हो जाते हैं. अच्छा पहले ये बताइए, पोडोसाइट मैंने आपको किसका नाम बताया था? विसरल एपिथेलियम या पैराइटल एपिथेलियम? यस, दीज आर द सेल्स ऑफ द विसरल एपिथेलियम. विसरल एपिथेलियम. अगर आपको वो डायग्राम याद है जो हमने इसके ऊपर पढ़ा था, हियर यू कैन सी द डायग्राम. ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, दीज आर द विसरल एपिथेलियम और इनका दूसरा नाम क्या है? पोडोसाइट्स. तो इसमें अगर आप सेल को ध्यान से देखोगे ना तो इसके फूड प्रोसेस होते हैं जो अंदर की तरफ ऐसे घुसे हुए होते हैं. ये वाला डायग्राम में आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा. हियर यू कैन सी द ग्रीन कलर वन इज द पोडोसाइट्स, दीज आर द विसरल एपिथेलियम और इनके फूड प्रोसेस निकले हुए हैं.
तो मिनिमल चेंज डिजीज में देयर इज अ लॉस ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। बेसिकली बात ये है कि पोडोसाइट खराब हो जाता है। अगर पोडोसाइट खराब हो जाते हैं देन इट विल लीड टू एल्बुमिन यूरिया, और रादर आई वुड से प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया होने लग जाता है, एंड पर्टिकुलरली जो प्रोटीन सबसे ज्यादा निकलेगा दैट इज एल्बुमिन यूरिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट इडेमा in the patient, and this edema is going to be of sudden onset. Sudden onset of edema is going to be there. So in the patient of minimal change disease there is a sudden onset of edema because एकदम से ये फूड प्रोसेस खराब हो गए, तो बहुत सारा एल्बुमिन बाहर निकल गया, उससे पेशेंट में एडेमा आ गया। इस पेशेंट में और कोई भी चीज का लॉस नहीं हो रहा है, आरबीसी वगैरह कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, सो देर इज नो हेमेचूरिया, देर इज नो हेमेचूरिया इन मिनिमल चेंज डिजीज, देर इज नो हाइपरटेंशन। इनफैक्ट इस पेशेंट में द डिजीज इज सो मिनिमल कि इस पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन भी नॉर्मल रहता है। रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल आता है। देन अगर हम इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, अगर आपने रीनल बायोप्सी लिया और लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी चेंज, देयर इज नो चेंज विच इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप, बिकॉज विसरल एपिथेलियम मतलब कि पोडोसाइट के भी फूड प्रोसेस खराब हुए, तो फूड प्रोसेस तो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते, इनफैक्ट पोडोसाइट ही नहीं दिखते, तो फूड प्रोसेस कहां से दिखेंगे? तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तब आपको दिखेगा देयर इज इफेसमेंट, और आई विल से लॉस ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। उन्होंने पूछा कि मिनिमल चेंज डिजीज के एग्जाम पेशेंट में लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा? कोई चीज नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा? इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट्स दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये इफेसमेंट जो होता है ना फूड प्रोसेस का, ये केवल मिनिमल चेंज डिजीज में होता है, ऐसा नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन एफएसजीएस। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मैंने आपको दो दो डिजीज और भी बताए थे, एफएसजीएस एंड मेम्ब्रेनस, उसके अंदर भी इफेसमेंट हो सकता है। तो ऑल एक्सेप्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कभी कभी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। देयर आर थ्री डिजीज टू बी रिमेंबर, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरो मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एंड एफएसजीएस, इन तीनों में दिख सकता है। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस पेशेंट? वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि इसके अंदर जब फूड प्रोसेस है ना वो खराब हो रहा है, तो हमें उसको रोकने के लिए इफ वी गिव स्टीरॉइड, इट इज सीन दैट इट इज दिस डिजीज इज वेरी गुड स्टीरॉइड रेस्पॉन्सिव। जैसे स्टीरॉइड देते हैं तो प्रोटीन यूरिया एकदम से कम हो जाता है, इट इज अ वेरी गुड रेस्पॉन्स दैट यू गेट फ्रॉम स्टीरॉइड। अगर स्टीरॉइड से ठीक नहीं हो रहा है देन यू कैन ट्राई साइक्लोफॉस्फेमाइड। अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड देने से भी ठीक नहीं हो रहा है देन यू विल गो फॉर रितुक्सीमैब। ये तो मिनिमल चेंज डिजीज के लिए हो गया, बट क्योंकि हमने बोला कि मिनिमल चेंज डिजीज इज लाइक अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इटियोलॉजी, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने आपको बताया बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि थ्रोम्बोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है, तो हमें उनको भी टेक केयर करना होता है। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट यू आर गोइंग टू गिव इन एनी पेशेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया यू आर गोइंग टू गिव एस इनहिबिटर्स और द ARB दैट डिक्रीजेज द प्रोटीन यूरिया। और हम पेशेंट, क्योंकि इस पेशेंट में प्रोटीन यूरिया हो रहा है, जो भी प्रोटीन वो खाएगा वो सारा किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकल रहा है, और जो प्रोटीन होता है इट्स अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द नेफ्रॉन। क्योंकि नॉर्मली तो आपके और मेरे अंदर नेफ्रॉन के अंदर प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो प्रोटीन फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में चला जाता है, लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा, नेफ्रॉन्स में आगे, और उसको खराब कर देगा। तो हम इस पेशेंट को बोलते हैं दैट यू हैव टू टेक, यू नीड टू अवॉइड प्रोटीन इन द डाइट। आप प्रोटीन अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा फिल्टर होके, क्योंकि आपकी किडनी से बाहर निकल रहा है, तो वो किडनी को, नेफ्रॉन्स को खराब कर देगा। देन टू रिड्यूस द एडेमा वी विल टेल द पेशेंट दैट रिड्यूस सॉल्ट इन योर डाइट टू डिक्रीज द एडेमा, क्योंकि नमक कम खाएगा मीन्स सोडियम कम लेगा, सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है और एडेमा कराता है। तो हम इस पेशेंट को बोलते हैं प्रोटीन भी कम खाना है और सॉल्ट भी कम खाना है। एंड टू टेक केयर ऑफ द हाइपरलिपिडेमिया वी विल टेल द पेशेंट टू टेक स्टैटिन, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कभी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से आपका ट्रीटमेंट पूछे, एक तो एस इनहिबिटर देना है और पेशेंट को बोलना है दो चीज़ें कम खानी है,
प्रोटीन को अवॉइड करना है और सॉल्ट को अवॉइड करना है, प्रोटीन एंड सॉल्ट को अवॉइड करना है। एंड हाइपरलिपिडेमिया के क्या देना है, स्टैटिन। तो दो तो ड्रग हो गए, एस इनहिबिटर और स्टैटिन, एंड प्रोटीन एंड सॉल्ट कम करना, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। और मिनिमल चेंज डिजीज में एक्स्ट्रा क्या देंगे, स्टेरॉइड देंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट डिजीज दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ the nephrotic syndrome, which is the most common cause of nephrotic syndrome in the children, pediatric age group. Now coming to the second, that is, there is one more point that further it can convert into, अगर आज किसी को मिनिमल चेंज डिजीज है ना, ये आगे चल के इट कैन कन्वर्ट इनटू FSGN, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। जिनको मिनिमल चेंज डिजीज होता है, दे कैन कन्वर्ट इनटू फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। नाउ कमिंग टू द द सेकेंड डिसीज, दैट इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अब नाम में हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई मेम्ब्रेन बनने वाला है नेफ्रॉन के अंदर। नाउ लेट्स सी हाउ द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। इफ वी ट्राई टू सी द etiology, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड एनी cause, दैट इज प्राइमरी, मीन्स इडियोपैथिक। अगर हमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का कोई कोज नहीं मिलता है, इट्स इडियोपैथिक। बट इफ यू आर एबल टू फाइंड कि किसी के अंदर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्यों हुआ है, इफ यू आर एबल टू फाइंड द कॉज, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। और सेकेंडरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेपेटाइटिस बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज टू बी रिमेंबर्ड फॉर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कराता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी करा सकता है। Membranous nephropathy can be because of some autoimmune disease such as SLE, rheumatoid arthritis, Hashimoto thyroiditis. Then it can be because of drugs, NSAIDs. NSAIDs आपको याद होगा, हमने minimal change disease में भी लिखा था. Then it can be because of malignancy. GI malignancy, lung malignancy can also lead to membranous nephropathy. So there are several diseases: malaria, hepatitis B, GI malignancy, lung malignancy, autoimmune disorder, rheumatoid arthritis, SLE, Hashimoto, they can lead to. अब हम इसका पैथोजेनेसिस समझते हैं, हाउ द मेम्ब्रेनस इज हैपनिंग एंड व्हाई द नेम इज मेम्ब्रेनस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे जो ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर हमें पता है पोडोसाइट्स होते हैं, मीन्स द विस्रल एपिथेलियम। उसके अंदर एक मॉलिक्यूल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फोलाइपेज A2, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फोलाइपेज A2। इट इज फाउंड इन द पोडोसाइट, ये पोडोसाइट में मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन MPLA2, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है, आई विल यूज द वर्ड MPLA2। ये जो MPLA2 होता है, कभी कभी एंटीजेनिक हो जाता है, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम इसके लिए एक एंटीबॉडी बना देता है। समटाइम दिस MPLA2 कैन बिकम एंटीजेनिक, कभी कभी एंटीजेनिक हो जाता है, मीन्स और इम्यून सिस्टम डिटेक्ट्स दिस मॉलिक्यूल एज अ फॉरेन पार्टिकल विच इज देयर इन द पोडोसाइट। तो अब क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रॉन्ग एंटीबॉडी एंड दिस इज द IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज द IG4 एंटीबॉडी, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ IG4 एंटीबॉडी। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने बेसिकली एक गलत एंटीबॉडी बना दी विच इज ऑफ IgG टाइप। दिस IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय व्हाट, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फोलाइपेज A2, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, पोडोसाइट पे। तो बेसिकली टेक्निकली होने क्या वाला है कि एंटीबॉडीज जाके पोडोसाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, या ये एंटीबॉडी जाके पोडोसाइट के ऊपर चिपक जाएंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज बेसिकली द IgG4, it is going to attach with the membrane associated phospholipase A2 which is working like an antigen. अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी चिपक जाएंगे, इसके साथ में एक और चीज जुड़ जाती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। जब एंटीजन और एंटीबॉडी चिपक जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, दिस इज इम्यून कॉम्प्लेक्स। सो दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स राइट नाउ इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। इसके अंदर 3 चीजें हैं, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फोलाइपेज A2, IgG4 एंड कॉम्प्लीमेंट। ये सब मिलकर एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स इट इज गोइंग टू डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, हियर यू कैन सी दीज पर्पल कलर राउंड ball like structure, these nodules, these are the immune complex which are getting deposited, these immune complex are getting deposited, and आगे चल के in the microscope it will give a very peculiar appearance that is called a spike and dome, spike and dome appearance आ रहा है। spike and dome कैसे आ रहा है कि ये जो येलो कलर का है, is making the spike like this, and then there is a dome, here is the dome, then spike, dome and spike, right? This is dome and spike appearance that is happening. The image is not very important. What is more important is the word. Spike and dome appearance, it is seen where? It can be seen in the membranous nephropathy. अब क्या होगा, ये जितने भी इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना, ये वहाँ पे ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन में इकट्ठे होते रहेंगे,
और उसकी वजह से अल्टीमेटली ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत थिक हो जाएगी. दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकम्स वेरी थिक. इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या रख दिया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, कि इम्यून कॉम्प्लेक्स ने बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो के बेसमेंट मेम्ब्रेन को बहुत मोटा बना दिया. इसलिए इस डिजीज का नाम रख दिया हमने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. एंड द among the complication, this membranous nephropathy has the highest risk of thrombosis. It will have the highest risk of thrombosis among all the nephrotic syndrome. हमें पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थ्रोम्बोसिस की रिस्क बढ़ती है. और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने 3 डिजीज को डिस्कस करना था, मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एंड एफएसजीएस. सबसे ज्यादा जो थ्रोम्बोसिस होने के चांस होते हैं ना, वो होते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में, सबसे ज्यादा चांस होते हैं. हियर यू कैन सी the thickened basement membrane on the immunofluorescence. On the immunofluorescence, you can see the thickened basement membrane. What is the treatment that you are going to give? One thing that we are going to give is the standard treatment of the nephrotic syndrome. Standard treatment मैंने आपको बताया, एक तो इस पेशेंट को बोलना है क्या कम खाने के लिए बोलना है. एक तो ये प्रोटीन कम खाए क्योंकि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. दूसरा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या कम खाना चाहिए, सॉल्ट. एंड टू डिक्रीज द प्रोटीन यूरिया, विच ड्रग यू आर गोइंग टू गिव, एस इनहिबिटर. And to decrease the protein synthesis, to decrease the lipid synthesis, what you are going to give, statin. ये तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये तो सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देना है. इसमें अलग से क्या देना है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में अलग से क्या देना है, वी विल यूज अ स्पेशल रेजिम दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड पॉन्टिसेली रेजिम. मॉडिफाइड पॉन्टिसेली, इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू गिव इज, वी विल गिव स्टेरॉइड प्लस एल्केलाइटिंग एजेंट्स, एल्केलाइटिंग एजेंट्स सच एज साइक्लोफॉस्फेमाइड. तो स्टीरॉइड के साथ में साइक्लोफॉस्फेमाइड दोनों साथ में देते हैं. दैट इज द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. द लास्ट डिजीज अंडर द हेडिंग ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. अब इसके नाम में आपको बहुत सारे चीजें पता लग जाएगी इस डिजीज के बारे में. देखिए, सबसे पहले हम ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस. स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्ड होना, एंड ग्लोमेरुलो मीन्स ग्लोमेरुलस. तो इस पेशेंट के अंदर, इस डिजीज में ग्लोमेरुलस हार्ड हो जाएगा. देयर इज गोइंग टू बी हार्डनिंग. दिस इज वन थिंग. सेकेंड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटल. सेगमेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरा ग्लोमेरुलस हार्ड नहीं होता है. पूरा ग्लोमेरुलस हार्ड नहीं होता है. सम पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस विल बिकम इन्वॉल्व. नॉट द एंटायर ग्लोमेरुलस, सम पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस विल बिकम इन्वॉल्व. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटल ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस. कुछ सेगमेंट ग्लोमेरुलस का हार्ड हो जाएगा. फोकल क्यों बोलते हैं फिर? देखिए, जब भी हम किडनी की बायोप्सी लेते हैं ना, अब मान लीजिए किडनी की बायोप्सी में आपने देखा कि टोटल 10 ग्लोमेरुलस आपको दिख रहे. आपने किडनी की बायोप्सी ली, आपने माइक्रोस्कोप में देखा, उसके अंदर 10 ग्लोमेरुलस आपको दिख रहे. एफएसजीएस हम तब बोलते हैं अगर आउट ऑफ 10 इफ यू आर एबल टू सी द स्क्लेरोसिस इन लेस देन 5. लेस देन 5 में होता है ना, लेस देन 50%. लेस देन 5 मीन्स लेस देन 50%. इफ a disease is infecting or involving less than 50% of the glomerulus. लेस देन टोटल जितने ग्लोमेरुलस हैं, जितने भी ग्लोमेरुलस आपको बायोप्सी में दिख रहे हैं, उसके 50% से कम अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं दिस इज अ फोकल डिजीज. अगर 50% से ज्यादा ग्लोमेरुलस, टोटल जितने भी ग्लोमेरुलस हैं उसमें 50% से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो डिफ्यूज. अब मान लीजिए जो टोटल आपने 10 ग्लोमेरुलस निकाले, 10 में से 4 खराब हो रखे थे. 4 खराब हो रखे थे मतलब लेस देन 5 था, लेस देन 50% था, तो आपने बोल दिया फोकल. जब वो 4 खराब हो रखे थे ना, वो भी पूरे खराब नहीं हो रखे थे, उसमें भी कुछ पार्ट खराब हो रखा था, कुछ सेगमेंट खराब हो रखे थे, इसलिए उसको बोलते हैं फोकल सेगमेंटल. सो नॉट ऑल द ग्लोमेरुलस आर डिफेक्टिव, लेस देन 50% ग्लोमेरुलस आर इन्वॉल्व. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोकल. सारे ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं हुए, और जो इन्वॉल्व हुए हैं उनका भी कुछ सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ है. पूरा ग्लोमेरुलस खराब नहीं हुआ है, उनका भी जो खराब हुए उनका भी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा खराब हुआ है, सेगमेंटल खराब हुआ है. राइट. सो और ये कौन से ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होते हैं? जनरली दीज आर द ग्लोमेरुलस व्हिच इज फाउंड एट द कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन. कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे जो मिलते हैं वो ग्लोमेरुलस इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि ग्लोमेरुलस हार्ड हो जाएगा, पूरा ग्लोमेरुलस जो होगा, थोड़े से सेगमेंट हार्ड होंगे, और इसमें सारे ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेस देन 50% इन्वॉल्व होंगे. अगर हम इसके इटियोलॉजी ढूंढने की कोशिश करें, वही द सेम पैटर्न. इफ वी आर अनेबल टू फाइंड एनी कॉज, दैट इज प्राइमरी मींस इडियोपैथिक. अगर इडियोपैथिक होता है ना, इट हैज सडन ऑनसेट एंड इट इज वेरी सीवियर. इट इज सडन ऑनसेट एंड इट्स वेरी सीवियर.
व्हेन यू आर एबल टू फाइंड द कॉज ऑफ FSGS, अगर आपको कॉज मिल जाए ना, देन इट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी इट कैन बी बिकॉज ऑफ HIV, डायबिटीज, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, ओबेसिटी, हेपेटाइटिस सी. तो मेम्ब्रेनस में कौन सा हेपेटाइटिस आया था? हेपेटाइटिस बी, जिसमें थिक मेम्ब्रेन बन गया था, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट होके. यहाँ पे कौन सा है? हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी एंड HIV लीड टू FSGS मेनली. HIV की वजह से अगर FSGS होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाई 1. दैट इज कॉल्ड एज हाई 1. एंड अगर if the FSGS is secondary, means if you are able to find the cause, if it is because of HIV or hepatitis C or diabetes, then it is going to be less severe. अगर हमें कोई कॉज नहीं मिलता है ना, जनरली वो FSGS बहुत सीवियर होता है, सडन ऑनसेट होता है, सीवियर होता है, इडियोपैथिक. लेकिन सेकेंडरी वाला इतना सीवियर नहीं होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट. तो इसका पैथोजेनेसिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, मींस वैसे इसके नाम में सब पता लग जाता है कि इसमें ग्लोमेरुलस हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज FSGS. अब हमें ये देखना है, मैंने आपको बोला था कि पूरा ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं होता, कुछ सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सेगमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं ग्लोमेरुलस के. जैसे कि आप देखिए, हमें ये देखना होता है कि कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व हुए. इन दिस एरिया, यहाँ वाले ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हुए, दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइलम. जहां से कैप आर्टेरियोल्स अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया होता है ग्लोमेरुलस का, दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइलम एरिया और द हाइलर एरिया. अगर यहाँ पे स्क्लेरोसिस हो रहा है, यहाँ वाला एरिया हार्ड हो रहा है ना ग्लोमेरुलस का, यहाँ के सेगमेंट्स हार्ड हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम हाइलर, पेरी हाइलर FSGS. अगर ये टिप वाला एरिया, इफ इन द टिप एरिया यहाँ पे हार्डनिंग हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज टिप. दिस इज द टिप लीजन. कभी कभी ये हार्डनिंग के साथ में वो वाला एरिया कॉलेप्स हो जाता है. हार्ड तो हुआ ही हुआ और वो एरिया कॉलेप्स हो गया, दैट इज कॉलेप्सिंग टाइप ऑफ FSGS. कॉलेप्सिंग टाइप. देन देर आर सम टाइम FSGS जब उसके अंदर बहुत सारे आपको वहां पे इन्फ्लामेटरी सेल्स भी दिखते हैं. जब बायोप्सी करते हैं, हार्ड ग्लोमेरुलस तो दिख ही रहा है, लेकिन बहुत सारे सेल भी दिखते हैं, दैट इज हाइपर सेलुलर. सो बेस्ड ऑन द एरिया इन्वॉल्व, कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ है ना ग्लोमेरुलस का, इट कैन बी पेरी हाइलर, इट कैन बी टिप वेराइटी, इट कैन बी कॉलेप्सिंग वेराइटी और इट कैन बी हाइपर सेलुलर वेराइटी. इनमें से ये जो टिप वेराइटी होता है, इट हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस, whereas the collapsing has the worst prognosis. Worst prognosis. So we have discussed total 3 disease so far. Under this heading of nephrotic syndrome, 3 disease हमने पढ़े: minimal change disease, membranous nephropathy, and the third we have discussed is FSGS. FSGS. एक बार इन तीनों को हम समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने बात की नेफ्रोटिक सिंड्रोम की. नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब होता है more than 3.5 gram of the protein is coming in a day. More than 3.5 gram proteinuria is happening. That is nephrotic syndrome. जब इतना प्रोटीन निकलता है ना, तो ये कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं? इट कैन बी एल्बुमिन, देयर कैन बी एल्बुमिन यूरिया. अगर एल्बुमिन इतना सारा बाहर निकल जाएगा तो पेशेंट को एडेमा हो जाएगा. देन इट कैन बी प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन. प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन, ये सब बाहर निकल जाएंगे. ये तो एंटीकोगुलेंट होते हैं, ये थ्रोम्बस बनाने से रोकते हैं, क्योंकि ये सब बाहर चले जाएंगे तो इनकी कमी हो जाएगी. दे आर लॉस्ट, एंड इफ दे आर लॉस्ट देयर विल बी थ्रोम्बोसिस. एंड बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन है, इसका भी लॉस हो जाता है. अगर ये लॉस हो जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएंगे, सच एज द कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस. और जब ये सब हो रहा होता है तो इसको कंपनसेट करने के लिए लीवर ज़्यादा काम करता है. और जब लीवर ज़्यादा काम करता है तो बेसिकली वो क्या करता है कि इट इज़ गोइंग टू मेक मोर लिपिड. तो जनरली नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है और फिब्रिनोजन भी ज़्यादा बन जाते हैं. अगर फिब्रिनोजन ज़्यादा बन जाते हैं तो फिब्रिनोजन तो थ्रोम्बोसिस कराता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थ्रोम्बोसिस हो सकता है. अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने 3 डिजीज डिस्कस की: मिनिमल चेंज डिजीज फर्स्ट, देन मेम्ब्रेनस एंड देन FSGS. मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट, इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट. विच इज नॉट विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप. मतलब कि मिनिमल चेंज डिजीज में अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे बायोप्सी लेके, तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा. लाइट माइक्रोस्कोपिक बायोप्सी तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही दिखेगा. जो ये चेंज दिखेगा, दैट इज टू बी सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा. एंड दिस मिनिमल चेंज डिजीज, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम.
in pediatric age group. This is the minimal change disease and it has a very good response towards the steroid. So for the treatment you will give steroid. अगर स्टीरॉइड से ठीक नहीं हो रहा है देन यू विल गिव साइक्लोफॉस्फामाइड एंड इससे भी ठीक नहीं हो रहा है रितुक्सिमैब एंड यू विल गिव द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. मैंने बताया था कौन सी दो चीजें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम खानी है, प्रोटीन एंड सॉल्ट. एंड कौन सी दो एक्स्ट्रा ड्रग देनी है, एस इनहिबिटर एंड द स्टैटिन्स. देन द सेकंड वी हैव डिस्कस इज द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. मेम्ब्रेनस में क्या होगा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बहुत थिक हो जाएगा. कैसे थिक होगा, वहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा हो जाते हैं. कैन यू टेल मी दैट इसके अंदर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा होते हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्स किन चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं? देर आर 3 थिंग्स. इम्यून कॉम्प्लेक्स होने के लिए एक एंटीजन होना चाहिए. कौन सा एंटीजन था? मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फॉस्फोलाइपेज A2 which was the antigen that was there of the podocyte plus which antibody was there, IgG4 plus complement. ये सब मिलके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये जा जाके डिपॉजिट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के वहां पे. उसकी वजह से which type of appearance you are going to have? Spike and dome. We are going to have the spike and dome appearance, right? In the membranous nephropathy, what is the treatment you are going to use? The modified Ponticelli regime. Modified Ponticelli regime. और उसके अंदर हम दो चीजें देते हैं साथ में, स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड मीन्स द एल्केलाइटिंग एजेंट्स, ये साथ में दे देते हैं. दैट इज द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मलेरिया, these are the two important etiologies to remember. इसमें भी सबसे important है hepatitis B. Then we have discussed the third one, that is the FSGS, focal segmental glomerulosclerosis. ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस तो समझ में आ रहा है ना यार, ग्लोमेरुलस हार्ड हो गया. पूरा ग्लोमेरुलस हार्ड होता है या कुछ सेगमेंट हार्ड होता है? कुछ सेगमेंट हार्ड होता है, पूरा तो हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा कहीं कहीं से हार्ड हो जाता है. सारे ग्लोमेरुलस हार्ड होते हैं या थोड़े लेस देन 50% होते हैं? लेस देन 50% होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है. किसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है? बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है टिप वैरायटी का. और वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है? कोलेप्सिंग का. वर्स्ट प्रोग्नोसिस कोलेप्सिंग, राइट? So these are the various 3 disease that we should know under the heading of nephrotic syndrome. Thank you.